देश और सभी पढ़े लिखे हैं। अगर मिनिमम एजुकेशन आज की डेट में देखने जाए, आज हम मल्टी सिटी में मुंबई में रहते हैं, यहाँ का मिनिमम एजुकेशन अगर देखने जाए तो विद्यार्थी ग्रेजुएट है, और अगर मैक्सिमम देखने जाए तो 2-2, 3-3 डिग्रियां है, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमएससी है, एमकॉम है, बीकॉम है, एमबीए किए हुए विद्यार्थी भी घर बैठे हुए हैं। तो आज इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से सभी जो डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट्स की थी उसे प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट करने के बाद उन्होंने जो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, उनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अगर वो पास भी कर लेते हैं तो इंटरव्यूज रखा है। तो आज जो माध्यम रखा है नौकरी पाने तक का, वो माध्यम क्रॉस करने के बाद भी, वो स्टेप्स क्रॉस करने के बाद भी जब विद्यार्थी नौकरी के लिए जाता है तो उसकी तनख्वाह होती है स्टार्टिंग 8,000, 12,000, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो मैक्स टू मैक्स 13 से 14,000 रुपया। और आज जो तरुण वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है, हर सभी को पता है आज ज्यादा से ज्यादा आप प्राइवेट कंपनीज में आपको 15,000, 18,000 से ज्यादा सैलरी नहीं है। तो गवर्नमेंट सेक्टर का अगर झाड़ू मारने वाला था तो उसकी पगार 35,000 थी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन और सर्विस के बाद पेंशन। आज जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, पहली बात तो सैलरी कम है, उस सैलरी से वो कहीं थोड़ा बहुत अपने देश, अपने घर के लोगों का पेट भर पा रहे हैं, और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना तो दूर की बात है, क्योंकि जो हायर एजुकेशन आज की डेट में है उसे प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से बहुत ज्यादा महंगा कर दिया। तो मुश्किल से अपनी ट्रेडिशनल डिग्रीज, बीएससी, बीकॉम जैसी डिग्रीज कराते हैं, उसके बाद वो विद्यार्थी जब मार्केट में जाता है तो बेरोजगार होता है। तो बेरोजगारी का मुद्दा ये इसलिए नहीं है, बेरोजगारी ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा युवा जो है या हमारा विद्यार्थी वो अनस्किल्ड है। उसका मूल कारण यह है कि एजुकेशन सिस्टम पहली बात स्किलफुल नहीं बनाई। जब एजुकेशन प्राप्त कर लिया तो मार्केट में जॉब नहीं रखा, और जो जॉब से उसे प्राइवेट कर दिया। तो मजबूर है हमारे युवा, जो डिग्रीज है, जिस लायक है उस लायक की नौकरी ना करते हुए उन्हें स्विगी, जोमैटोज, आजकल बहुत सारी कंपनीज है, डिजिटल मार्केटिंग में 3 घंटे 4 घंटे जॉब करना पड़ रहा है। जो बच्चे का आईक्यू या जो बच्चे की हैसियत या उसका जो स्किल है, वो स्किल सही जगह पर आज के देश के युवाओं का नहीं लग रहा है। हम किसी और की कंपनीज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पर उसकी सैलरी बहुत कम है। इसी प्रकार से आज बेरोजगारी का मूल कारण यह है कि प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन है क्या, संख्या के अनुपात में लोगों को नौकरी मिलेगी क्या। अभी महाराष्ट्र में 1 पद पुलिस की नौकरी का खाली हुआ था, 1000 लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरे, तो 999 बच्चे क्या नालायक थे, क्या वो उस लायक नहीं है। तो उन्होंने सीट्स ही लिमिटेड रखी है, तो सीट्स लिमिटेड होने के कारण लिमिटेड लोगों को नौकरियां मिलेगी, और जो बाकी लोग हैं वो बेरोजगार होंगे। अगर वो बीकॉम है या बीएड है या डीएड है, अगर वो जोमेटो में काम करता तो भी वो बेरोजगार है, क्योंकि उसने तो टीचिंग प्रोफेशन के लिए पढ़ाई की थी ना, और वो तो जोमेटो में काम कर रहा है। आज ग्रेजुएट होने के बाद लोग कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं। तो हमारा एजुकेशन लेने और इतनी सारी फीसेस भरने के बाद आज मुंबई में ये कार्यक्रम हो रहा है। मुंबई में 750 कॉलेजेस है, उसमें से 450 से अधिक कॉलेजेस ऑटोनॉमस है, उनकी खुद की फीसेस है। 75% अटेंडेंस चाहिए, विद्यार्थी रोज कॉलेज जाता है, पार्ट टाइम कोई जॉब नहीं कर सकता, पार्ट टाइम कोई स्किल नहीं सीख सकता, क्योंकि उसका पूरा टाइम कॉलेज में जा रहा है। तो कॉलेज में जाने के बाद, इतना समय देने के बाद, आज गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया है कि हम जिस लायक है उस लायक ना होकर के उससे कम ग्रेड्स की नौकरी हमें करनी पड़ रही है। तो भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा जो बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकाला है, आज देश में 35 करोड़ युवा है, 45 करोड़ तक इस देश में लोग बेरोजगार है, और बेरोजगारी ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और संसद में इस मुद्दे को लेकर कोई विषय नहीं है, इस मुद्दे की कोई चर्चा नहीं है। अब हम इन्हें बेरोजगार संसद जब हमने किया पूरे महाराष्ट्र भर में, और आज पूरे देश भर का दौरा खत्म होकर आज ये दूसरा दौरा चालू है, दूसरा स्टेप चालू है आंदोलन का, तब 4 मंत्रियों ने इस पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठाई। तो पॉइंट ये कि हमारे जो युवा, हमारे विद्यार्थी है, इस सरकार को अपोज करना बहुत जरूरी है, वरना उन्हें लगेगा कि ये विद्यार्थी के ऊपर चाहे जो थोपा जाए ये सहन करेंगे। और 2024 में चुनाव है,
हम जैसे विद्यार्थियों का वो गलत तरीके से इस्तेमाल करने का काम करते हैं, झंडे डंडे के साथ इस्तेमाल करने का काम करते हैं और रोजगार की बात ना करते हुए आज देश को नालायक बनाने की स्थिति में ला दिया है। देश आज जीडीपी वगैरह आप देख ही रहे कितना ज्यादा माइनस में चल रहा है। उस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो मकसद है बेरोजगार जोड़ो यात्रा का ये है कि एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल और अनएम्प्लॉयड लोग जो समाज में है और इकट्ठा करके उनके आजादी की लड़ाई, उनके रोजगार की लड़ाई, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई, उनके नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए जो उनके हक अधिकार है संविधान में उसकी लड़ाई। हमें रोजगार का अधिकार है, हमें खाने का अधिकार है, छत का अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार। इन चीजों से जो सरकार वंचित कर रही है उस आंदोलन के खिलाफ, उस आंदोलन के समर्थन में हम विद्यार्थियों को ये बताना चाहते हैं कि ये देश और ये सरकार हमें कैसे नालायक बना रही है। तो बेरोजगार जोड़ो यात्रा का यही एक मकसद है कि सभी देश भर के जितने बेरोजगार हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो विद्यार्थी है, उन्हें इकट्ठा करके उनके हक अधिकार की लड़ाई आगे लड़ी जाए। और आज यहाँ पर जो दूसरा चरण भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा बेरोजगार जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, पूरे देश भर में होगी। तो हम पूरे देश भर से लाखों विद्यार्थियों को एक साथ इकट्ठा करने का काम इस देश में कर रहे हैं। और बेरोजगारों जैसे आपने कोई संगठन नहीं सुना होगा, तो बेरोजगारों का संगठन भी इसीलिए बनाया गया क्योंकि आज सबसे ज्यादा देश में बेरोजगार है। आज जो ये यहाँ पर यात्रा संपन्न होकर सभा हो रही है, आज पूरे देश भर में यह यात्राएं चल रही है और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आप माननीय सिद्धांत मौर्य, माननीय विक्की वेलखोड़े सर जो इस देश की लड़ाई, इस बेरोजगारों का नेतृत्व कर उनका साथ सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। इसलिए मैं आशा करती हूँ। और एक महिला होने के कारण मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आज महिलाओं का वर्तमान में जो हमारा सोशल सिस्टम है उसके खिलाफ, उसके आधार पर हम दोहरी गुलामी में हैं। और आज जंतर मंतर जैसे जगह पर ओलंपिक्स इंटरनेशनल प्लेयर्स जब बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज देश में सभी वर्ग धरना प्रदर्शन कर रहा है, किसान हो, युवा हो, विद्यार्थी है, जेएनयूज हो, आईआईटीज हो, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। तो साथियों, विद्यार्थियों को आना बहुत जरूरी है क्योंकि देश की लड़ाई और देश को आजादी सच में अगर कोई दिला सकता है तो वो युवा दिला सकता है। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय श्री। धन्यवाद मैडम, मान्य श्रद्धा मैडम, मान्य श्रद्धा जय सर, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष, इन्होंने इस बेरोजगार जोड़ो यात्रा को समर्थन देते हुए अपनी बात को रखी है। उसके बाद मैं माननीय प्रसाद वावड़े सर इनको अनुरोध करता हूँ इस भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से जो बेरोजगार यात्रा हम जो आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर भी दो शब्द के माननीय प्रसाद वावड़े सर। धन्यवाद सर। साथियों, भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा आयोजित बेरोजगार जोड़ो यात्रा आज 12 मई 2023 को हम शाम के 4 बजे से जो यात्रा में हम घूम रहे हैं, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा और हमारे बहुजन समाज के जो विद्यार्थी युवा इस कार्यक्रम में सहभागी हुए, इस यात्रा में सहभागी हुए, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इस यात्रा में आपका स्वागत करता हूँ। इस यात्रा को संबोधित करने के लिए इस कार्यक्रम में आयोजित माननीय विक्की वेलखोड़े सर, भारतीय बेरोजगार मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक नई दिल्ली, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और भारतीय युवा मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक माननीय राकेश गायकवाड़ सर, इनका भी मैं इसमें कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्रीकांत वाल सर, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ जो अपने समाज के विद्यार्थिनी का संगठन है, इनके प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धा जायसवाल मैम का भी स्वागत करता हूँ। आज इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए जो हम में उपस्थित है माननीय सिद्धांत मौर्य सर, भारतीय बेरोजगार मोर्चा प्रदेश प्रभारी, राज्य राष्ट्रीय प्रभारी, इनका इस मीटिंग में कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथियों, इस बेरोजगार जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है, इस हमारे बहुजन समाज में जो युवा है बेरोजगार हो गए हैं, जो बेरोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, कम से कम 40 करोड़ जो युवा है वो हम देश में देख रहे हैं बेरोजगार है। पर ये जो आंकड़ा है वो वेल एजुकेटेड बेरोजगार है।
पर हमारे समाज में अनेक ऐसे बेरोजगार हैं जो 8वीं 9वीं पढ़े हैं और जो लेबर का काम कर रहे हैं। तो ऐसे बेरोजगारों को इस यात्रा में जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है, साथियों, यात्रा करते समय आपने देखा होगा, इस यात्रा करते समय हम जो गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं, तो गली गली में मोहल्ले में जो हमारे युवा है, वो युवा ठेले आगे काम कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, पर क्या उनसे उनका पेट भर रहा है? उनकी समस्या का हल हो रहा है? हम देख रहे हैं उनका केवल दिन का रोजगार हो रहा है, दिन का दिन भाग रहा है और उनका पेट की समस्या समाधान हो रही है, पर उनके घर में जो उनके बच्चे हैं, क्या वो बच्चों का शिक्षा के लिए वो खर्च कर सकते हैं? उनके बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। और हमारे समाज में, इस देश में जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड इंजीनियर है, डॉक्टरेट है, वो अभी भी बेरोजगार है। और हमारे लोग एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लाखों लोग पैसे भरकर एमपीएससी यूपीएससी क्लासेस में पैसे भरते हैं, अभ्यास करते हैं, 365 दिनों का पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करने के बाद वो जब एग्ज़ाम में पास होने के लिए आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम देके हमारे कई लोग पास भी होते हैं, तो एग्ज़ाम क्रैक भी करते हैं। पर ये व्यवस्था जो है, ये सरकार जो है, हमारे लोगों को वहाँ पर पास होने नहीं दी, उनको कुछ ना कुछ कारण बताकर उनको वहाँ पे फेल किया जाता है। और जो लोग हैं, हम देखें लेटरल पद्धति से जो भर्ती हो रही है लेटर के द्वारा, तो उस लेटरल भर्ती में जो लोग एग्जाम में नहीं बैठे, जिनके पास हॉल टिकट भी नहीं है, वो लोग IAS ऑफिसर हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज के लोगों को जो नौकरियों से हमें हक और अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, हमें दूर रखा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे बैठे सभी कार्यकर्ताओं से, विद्यार्थी युवा से मैं विनती करता हूँ, हम ये जो बेरोजगार जोड़ो यात्रा इस यहाँ पर संपन्न नहीं हो रही है, इसके आगे भी प्रोग्राम जारी रहेंगे। हमारे अलग अलग जिला में, अलग अलग विभागों में, अलग अलग महाराष्ट्र के और भारत के कोने कोने में हमारे साथ में जो संपर्क में लोग हैं, उनको हम संपर्क करके इस बेरोजगार जोड़ो यात्रा में हम जोड़ने के लिए आह्वान करेंगे। और इस यात्रा का जब भी बेरोजगार मोर्चा के द्वारा जब भी कार्यक्रम दिया जाएगा और इस आंदोलन घोषित किया, क्योंकि ये एक लड़ाई है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है। हमें हमारे देश का जो बेरोजगार है, हमारे जो युवा है, उस युवा को कहीं ना कहीं संगठन में, अलग अलग संगठन में जो देशद्रोह के लिए काम करता है, जो धर्म के ऊपर नाम पर काम करता है, जो पार्टियों में काम करते हैं, वो हमारे युवाओं को यूज़ करते हैं और थ्रो करते हैं। उनको इलेक्शन के समय पर 500-1000 रुपये देके उनका समाधान करते हैं, और अगले 5 साल में उनको पूरा लूटा जाता है, उनका पूरा जो है आयुष्य बर्बाद किया, उनका जो बर्बाद किया जाता है। तो हम इस बेरोजगार मोर्चा के द्वारा जब भी कार्यक्रम किया जाएगा, तो मेरे भारतीय युवा मोर्चा कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य होने के नाते मैं इस भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बेरोजगार जोड़ो यात्रा को समर्थन करता हूँ। और आने वाले समय में जब बेरोजगार मोर्चा के द्वारा आंदोलन घोषित किया जाएगा, उस यात्रा में, उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में हम तन मन धन से इस उनके कार्यक्रम के साथ सहयोग करेंगे और कंधे से कंधा लड़ा साथ देकर हम साथ खड़े रहकर साथ सहयोग करेंगे। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आज तक मुझे बात करने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रसाद वाडे सर, राज्य कार्याध्यक्ष भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र राज्य। आपने इस बेरोजगार जोड़ो यात्रा को समर्थन देते हुए अपने 2 शब्द रखे, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद अमर बोराडे सर, भारतीय बेरोजगार मोर्चा संपर्क महासचिव महाराष्ट्र राज्य, इनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आए और अपने 2 शब्द इस बेरोजगार जोड़ो यात्रा के संदर्भ में रखे। माननीय अमर बोराडे सर। धन्यवाद सर। स्टेज पे उपस्थित सम्माननीय पदाधिकारी माननीय सिद्धार्थ मौर्य सर, भारतीय बेरोजगार मोर्चा राष्ट्रीय प्रभारी नई दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, उनका मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनके साथ ही माननीय विक्की बेलकोड़े सर, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है, वो भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका भी मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माननीय राकेश गायकवाड़ सर, भारतीय युवा मोर्चा के महाराष्ट्र राष्ट्रीय संयोजक है, वो भी इस कार्यक्रम में आए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। माननीय श्रीकांत दादा ओर सर,
बहुजन मुक्ति पार्टी महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष वो भी इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका भी मैं सभी का स्वागत करता हूँ। भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा बेरोजगार जोड़ो यात्रा का जो आयोजन किया गया है उसके लिए मैं सब पहले तो भारतीय बेरोजगार मोर्चा का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बेरोजगारी के विरोध में कोई भी संगठन, कोई भी नेता, कोई भी आमदार, खासदार, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, लेकिन भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने बेरोजगारी के विरोध में आवाज उठाने का काम किया है। यह बहुत ही बढ़िया काम भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने किया है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। साथियों, कोई भी देश हो, उस देश की नीति ही उस देश को तरक्की के राह पर लेके जाती है। साथियों, आज भारत देश को आजाद हो गए हैं, 75 साल हुए हैं, लेकिन इस 75 साल में अभी तक भारत देश की ना गरीबी मिटी है, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना महिलाओं के ऊपर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हजारों समस्याएं इस आजादी के 75 साल बाद भी भारत में बनी हुई है। साथियों, इसका कारण हमें ढूंढना होगा, क्योंकि जो शासक वर्ग है वो नहीं चाहता है कि हमारी समस्याओं का समाधान हुए, इसलिए वो शासक वर्ग जो है हमारी समस्याएं लगातार बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। आज भारत में 35 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए हैं और 38 युवा प्रतिदिन आत्महत्याएं कर रहे हैं। साथियों, यह कोई साधारण मामला नहीं है। जो साथी दिन रात मेहनत कर पढ़ाई करते, वो उनके माँ बाप उनके लिए दिन भर काम करते, मेहनत करते, मजदूरी करते, ताकि उनका बेटा बेटी जो है उनको सरकारी नौकरी मिल सके, अच्छी जॉब उनको मिल सके, ताकि वो तरक्की कर सके। लेकिन इस देश में युवाओं को बहुत ही बुरी तरह से उनको आत्महत्या करने के लिए सरकार द्वारा मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की गलत नीति की वजह से आज भारत में सरकारी कंपनियां जो है वो सरकारी कंपनियों का निजीकरण सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र खत्म करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकारी बैंकों को खत्म करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो साथियों, इस वजह से जो है भारत में बड़े पैमाने में बेरोजगारी की वजह से तंग आकर युवा वर्ग आत्महत्या कर रहा है, निराशा में जा रहा है, वो नशे की तरफ बढ़ रहा है, क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। ये बेरोजगारी की वजह से इतनी सारी समस्याएं भारत देश का युवा जो है वो अपने उसको आ रही है। तो साथियों, इस भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा बेरोजगारी का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। 1 अप्रैल को भी आजाद मैदान में बेरोजगारी की संसद यह प्रोग्राम लिया था, उसमें भी हजारों युवा आए थे और ये भारतीय बेरोजगार मोर्चा ही बेरोजगारी के विरोध में बार बार आवाज उठा रहा है। यही संगठन है जो बेरोजगारों को न्याय दिला सकता है। इस भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा हम बताना चाहते हैं युवाओं को, बेरोजगारों को, हमारी जो मांगे है सरकार को हमारी जो मांगे है वो पहली मांग ये है कि 10वीं 12वीं और जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार को 5 वर्ष के लिए अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता तब तक केंद्र तथा राज्य सरकार को 60% और राज्य सरकार को 40% के अनुपात में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तीसरी मांग है कक्षा 10वीं तथा 12वीं पास बेरोजगारों को 8,000 प्रति माह, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को जब तक सरकार रोजगार मुहैया नहीं करती तब तक 10,000 और 11,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। चौथी मांग है निजीकरण बंद किया जाए अथवा निजीकरण में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया जाए। पांचवी मांग है अब तक केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा संविधान आधार पर हुई नियुक्तियों को तत्काल स्थायी किया जाए। छठवीं मांग है हर क्षेत्र में संख्या के अनुपात में रोजगार उपलब्ध कराए जाए। सातवीं मांग है सभी सरकारी रिक्तियां जल्द से जल्द भरी जाए। आठवीं मांग है प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाए। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम लगाकर रोजगार को उत्तेजनात्मक प्रोग्राम का आयोजन किया जाए।
10वीं मांगे नौकरी के नाम से आवेदन फॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए आवेदन शुल्क ही रखा जाए। 11वीं मांगे नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने जाने के लिए अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा की जाए। और 12वीं मांगे सभी प्रकार की बंद की गई स्कॉलरशिप चालू की जाए। तो साथियों, ये तो 12 मांगे जो आप देख रहे हैं, ये 12 मांगे जब तक सरकार पूरी नहीं करती तब तक भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा बेरोजगारी के विरोध में आंदोलन करता रहेगा जब तक यह मांगे हमारी पूरी नहीं करती सरकार। क्योंकि सरकार की गलत नीति की वजह से इस देश में बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए सरकार की गलत नीति की वजह से अगर ये सब हो रहा है तो अब हम भी सरकार की गलत नीतियों का परिणाम क्यों सहे। इसलिए हम सभी को इस बेरोजगारी के विरोध में आवाज उठाना होगा। भारतीय बेरोजगार मोर्चा ये काम कर रहा है, इसलिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा का धन्यवाद। आप सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अमोल बोराडे सर, भारतीय बेरोजगार मोर्चा संपर्क महासचिव महाराष्ट्र राज्य। उसके बाद साथियों, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से जो बेरोजगार जोड़ो यात्रा है, इस यात्रा को समर्थन घोषित किए हैं माननीय श्रीकांत दादा और सर, बहुजन मुक्ति पार्टी के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष। और इस रैली में भी आए, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपने दो शब्द इस बेरोजगार जोड़ो यात्रा में रखे। माननीय श्रीकांत दादा और सर, बहुजन मुक्ति पार्टी महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष। धन्यवाद सर। साथियों, ज्या ज्या बहुजन महापुरुषांनी तुम्हाला जनावरातून माणसात आणलं, त्या सर्व बहुजन महापुरुषांना, बहुजन महामातांना आणि बहुजन संतांना आपणा समक्ष विनम्र अभिवादन, त्रिवार अभिवादन। साथियों, गेल्या 7 महिन्यापासून आम्ही कंटिन्यू घराच्या बाहेर आहे आणि रोज बोलत आहे, त्यामुळे आवाज बसलेला आहे। कारण आम्ही तोंडाची आकाशवाणी करत आहोत, पण आकाशवाणी आमच्या बापाची नाहीये। आकाशवाणी आमच्या बापाची असती तर मुंबई आकाशवाणीवरून बोललो असतो, परंतु आकाशवाणीवरती आमचं कुणी नाहीये, पेपरमध्ये आमचं कुणी नाहीये, मीडियामध्ये आमचं कुणी नाहीये। म्हणून युवा मुलं मगाशी घोषणा देत होती, देश का मीडिया कहा गया, दारू पी के सो गया। मला तर वाटतंय बेरोजगार आज परेशान आहे, विद्यार्थी परेशान आहे, युवा परेशान आहे, महिला परेशान आहे, कष्टकरी परेशान आहे, झोपडपट्टीत राहणारा सगळा व्यक्ती परेशान आहे। परंतु मीडियाला मात्र केरळात स्टोरी दाखवायला वेळ आहे, त्याच्यावरती चर्चा करायला वेळ आहे। खरं तर या मीडियावाल्यांना चौकात आणून नागडे करून मारलं पाहिजे, तेव्हा हे सुधारतील, असं आता आमचं मत झालं। पर्याय नाहीये। तुम्हाला केरळात स्टोरी दाखवायला वेळ आहे, त्याच्यावर चर्चा करायला वेळ आहे। आणि केरळाला स्टोरीमध्ये काय दाखवलं तर मुसलमानाची मुलं म्हणे हिंदू मुलींना फसवतात, पण तुमच्या ब्राह्मणांच्या मुलींनी आमच्या मुलांना फसवलं, त्याचं काय करायचं? त्याच्यावर कोणती स्टोरी द्यायची? ते लव जिहाद नाही का? गोपीनाथ मुंडे वंजारा होते, त्यांच्या घरी तुमची मुलगी कशी काय गेली? प्रकाश आंबेडकरांच्या घरी तुमची मुलगी कशी काय आली? आठवले साहेबांच्या घरी तुमची मुलगी कशी काय आली? सगळ्यांच्या। तो पाठीमागे अशोक चव्हाण होते, ते आदर्श घोटाळ्यामध्ये गेले, त्यांच्या घरी यांचीच मुलगी, छगन भुजबळांच्या घरी यांचीच मुली। मग तुमच्या मुलांनी आमचे अनेक आमदार खासदार बाद केले। उद्धव राजच्या घरी सुद्धा तुमच्याच पुरी। म्हणून उद्धव आपल्या समाजाची भाषा बोलत नाही, राज आपल्या समाजाची भाषा बोलत नाही, राज मालकाची भाषा बोलतो। तुम्ही बघितलं असेल या देशामध्ये अनेक युवक रस्त्यावरती आहेत जे स्वतःला हिंदू समजतात। साथियों, मी बहुजन मुक्ती पार्टीचा प्रदेशाध्यक्ष आणि मी आजच्या मोर्चाला समर्थन द्यायला आलो। या भारतीय बेरोजगार मोर्चाच्या वतीनं बेरोजगार जोडो यात्रा जी आहे, याच्यामध्ये जे 12 मुद्दे घेतलेले आहेत, या 12च्या 12 मुद्द्यांना बहुजन मुक्ती पार्टीचा राज्याचा अध्यक्ष या नात्याने मी समर्थन करतो। मी जास्त वेळ बोलणार नाही, परंतु एक 5 ते 7 मिनिटांमध्ये माझी भूमिका मांडणार आहे। साथियों, आताच आमच्या
या भगिनीनं सांगितलं की भारतामध्ये जवळपास 40 करोड लोक बेरोजगार आहेत. मग नरेंद्र मोदी साहेब, तुमचं सरकार हे तुम्ही सांगताय गोरगरिबांचं सरकार आहे. तुम्ही 18 तास अभ्यास करताय. काय घंट्याचा 18 तास अभ्यास चालू आहे? अरे 40 करोड जर बेरोजगार वाढत असतील, नरेंद्र मोदीजी 40 करोड जर भारतामध्ये बेरोजगार होत असेल, कोणता घंट्याचा अभ्यास चालू आहे? कोणता अभ्यास चालू आहे? अरे या भारतामध्ये बेरोजगार आत्महत्या करायला लागले. नरेंद्र मोदी साहेब, तुमचा अभ्यास संपतो की नाही? फडणवीसाला विचारा, महाराष्ट्रामध्ये एवढी बेरोजगारी वाढते, ती म्हणते मी अभ्यास करतोय. अरे सगळी पोरं पहिलीतनं दुसरीच जातात. हे अजून अडाणचोट, अजून अडाणीच आहे. हे अडाणचोट फडणवीस अजून अडाणीच आहे. रोज अभ्यासच करतोय. मराठा आरक्षणासाठी अभ्यासच करतोय, बेरोजगारासाठी अभ्यासच करतोय, ओबीसी साठी अभ्यासच करतोय, महिलांच्या प्रश्न अभ्यास करतोय. अरे कधीतरी पास होता की नाही? आम्हाला तर सांगितलं होतं ब्राह्मण विद्वान असतात. चला तुम्ही सगळ्यात फेलच आहे, सगळ्यात फेल आहे. फडणवीस, तुमचं सरकार हे जर हिंदूचं सरकार असेल तर या झोपडपट्टीमध्ये राहणारी लोक सुद्धा हिंदू आहेत. ते स्वतःला हिंदू समजतात. अनेक बेरोजगार स्वतःला हिंदू समजतात. अरे कमीत कमी त्यांना तरी नोकऱ्या द्या. भागवत, तुम्ही म्हणताय हा देश हिंदू राष्ट्र आहे, या देशात राहणारा प्रत्येक हिंदू माणूस आहे. अरे त्या हिंदू असलेल्या बेरोजगाराच्या हाताला तरी काम द्या. नरेंद्र मोदी, तुमचं सरकार हिंदूचं आहे. अरे हिंदूसाठी तुम्ही काहीच करत नाही. हिंदूच्या पण लोकांना रोजगार नाहीये, मुसलमानाला रोजगार नाहीये. ठीक आहे, मुसलमानाचं समजू शकतो. तुम्ही मुसलमानाच्या विरोधात आहात, तुम्ही बहुजनाच्या विरोधात आहात, पण हिंदूचं तुमचं काय वाईट केलंय? तुमचं सरकार हिंदूचं आहे असं तुम्हीच म्हणताय. भागवत, तुम्ही सांगताय हे देश हिंदू आहे, या देशातील प्रत्येक जण हिंदू आहे. आम्हाला मान्य नाही, पण तुम्ही म्हणताय म्हणून तुला मान्य करतो. आमचे राजसाहेब ठाकरे ते तर म्हणाले मी हिंदू जननायक आहे. आता हिंदू नायक ऐकला होता, पण ही जननायक आणला. आहेत जे लोक नोकरी करण्या लायक आहेत, ग्रॅज्युएट आहेत, पोस्ट ग्रॅज्युएट आहेत, डॉक्टर आहेत, इंजिनियर, वकील आहेत, परंतु त्या लोकांसाठी त्यांच्या स्किलला लायक अशी नोकरी समाजामध्ये उपलब्ध नाही. आणि म्हणून ते लोक नोकरी शोधण्यासाठी घरातून बाहेर सुद्धा पडत नाहीत. त्यामुळे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भारताचा केवळ 40% आहे. 60% युवा देशातून घरातून बाहेर पडत नाही. एवढी गंभीर समस्या आहे. आणि हे जे सरकार आहे, हे सरकार काय म्हणते? आमचा आर्थिक बजेट सादर करून ते सांगतात ही सत्ता विकासाकडे आहे, देश विकासाकडे वळत आहे, भारत देशाचा विकास होत चाललेला आहे, इकॉनॉमिक ग्रोथ होत आहे. पण हे नालायक सरकार हे विसरून गेलंय की इकॉनॉमिक ग्रोथ जी आहे ती अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर डिपेंड असते, एम्प्लॉयमेंट रेट वर डिपेंड असते. एका ठिकाणी एम्प्लॉयमेंट रेट घसरत आहे आणि दुसऱ्या ठिकाणी हे नालायक सरकार म्हणते की आमची डेव्हलपमेंट होत आहे, तरी आम्हाला मूर्ख बनवत आहे. आणि सर्वात मोठं हे खोटं आमच्या समोर मांडलं जात आहे. तर हे जे आमचे युवा साथी जे ऐकत आहेत त्या युवांना मी एक सांगू इच्छितो की आज आम्ही युवा या देशामध्ये जर एकत्र आलो, आम्ही संघटित झालो, तर या देशामध्ये एक फार मोठी क्रांती होऊ शकते. कारण कुठल्याही देशाचा इतिहास तुम्ही तपासून पहा, त्या देशामध्ये क्रांती युवकांनीच केलेली आहे. परंतु आज समस्या आहे की आपला युवा कुठे आहे? आपला युवा कुठे आहे? या ज्या झोपडपट्ट्या बघतोय, या झोपडपट्ट्यांचा विकास का केला जात नाही? मित्रांनो, का केला जात नाही? या झोपडपट्ट्यांमध्ये दारूचे अड्डे, देशी दारूचे अड्डे, ताडीमाडी सेंटर, कॅरम क्लब्स, राजश्री लॉटरी सेंटर असे विविध प्रकारचे उपक्रम
सरकार मान्यता देऊन इथे प्रस्थापित केले जातात, जेणेकरून आमच्या युवकांचा सत्यानाश व्हावा. या बहुजन वस्त्यांमध्ये हे उपक्रम फुकट राबवले जातात, सरकारच्या माध्यमातून लायसन्स देऊन राबवले जातात, जेणेकरून आमच्या युवकांचा, बहुजन तरुणांचा सत्यानाश व्हावा, जेणेकरून आमचा युथ जो आहे तो रोजगाराकडे वळू नये, शिक्षणापासून वंचित व्हावा, दारूमध्ये, जुगारामध्ये अडकून राहावा. अशा पद्धतीचं नियोजन इकडच्या स्थानिक आमदार खासदारांकडून केलं जातं. ही विशेष बाब आहे. या पद्धतीचं नियोजन स्थानिक आमदार आणि खासदारांकडून केलं जातंय. फार मोठा आरोप लावतोय मी, लक्षात घ्या. जेणेकरून तुम्ही लाचार राहावेत आणि तुमचे मत 500 रुपयाला, 1000 रुपयाला विकत घेण्यात यावेत. यासाठी तुमचा विकास होऊ दिला जात नाही, यासाठी तुम्हाला रोजगारापासून वंचित केलं जाते आणि म्हणून तुम्हाला लाचार बोललं जाते, जेणेकरून तुमचे वोट विकत घेतले जावे. तर मित्रहो, मी तुम्हाला युवकांना आवाहन करतो की या देशामध्ये जर बेरोजगारी वाढण्याचं सर्वात मोठं कारण असेल तर ते या देशामधले जे नालायक आमदार आणि खासदार संसदेत आणि विधानसभेत निवडून जात आहेत, हे लोक आमच्या बेरोजगारासाठी सर्वात मोठे कारणीभूत आहेत. कारण हे जर लायक प्रतिनिधी असते तर आमच्या बेरोजगारीच्या विरोधामध्ये तिकडे संसदेमध्ये आवाज उठवला असता, विधानसभेमध्ये आवाज उठवला असता. म्हणून आम्ही युवकांनी त्या आमदार खासदारांचं श्राद्ध घातलं पाहिजे, त्यांचं 13वं घातलं पाहिजे, त्यांना श्रद्धांजली अर्पित केली पाहिजे. कारण हे नालायक आमदार खासदार आमच्या भविष्यासाठी कोणतेही काम करत नाहीत, संसदेत विधानसभेत आवाज उठवत नाहीत आणि म्हणून आमच्या हजारो समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. आणि जर आपण वोट देतो तर आम्ही त्याचा मोबदला विचारलाच पाहिजे. जे लोक आपलं घर भाड्याने देतात ते लोक सुद्धा 11 महिन्याचं अग्रीमेंट करतात. जर तुम्ही तुमचं विधानसभा क्षेत्र 5 वर्षांसाठी कोणाला देत असाल, जर कुठल्या नेत्याला निवडून देत असाल तर त्याच्यासोबत सुद्धा अग्रीमेंट केलं पाहिजे, की काय तू आमच्यासाठी, आमच्या रोजगारासाठी तिथे विधानसभेत आवाज उचलणार आहेस, काय तू आमच्यासाठी शिक्षणामध्ये बजेटचं प्रावधान करणार आहेस, काय तू आमच्यासाठी स्कॉलरशिपचं प्रावधान करणार आहेस, काय आमच्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांचं प्रावधान करणार आहेस. हे प्रश्न आम्ही त्याला विचारले पाहिजे. आणि जर त्या प्रश्नांवर तो काम करत नसेल तर त्याच्या बुडावर 1 लाथ 10 लाथ मारून 1 मोजली पाहिजे. अशा नेत्याच्या बुडावरती पाठीमागे 10 लाथ मारून 1 मोजली पाहिजे, असा धडा त्यांना शिकवला पाहिजे. मित्रहो, या बेरोजगार जोडो यात्रेच्या माध्यमातून यांचं अभिनंदन यासाठी व्यक्त करू इच्छितो की भारतामध्ये जे 40 कोटी बेरोजगार आहेत, हे 40 कोटी बेरोजगार जर एकत्र आले तर फक्त 33 कोटीवरती बीजेपी सरकार ईव्हीएम मशीन मध्ये गडबडी करून निवडून आली. मी म्हणत नाही वोटवर निवडून आली. 33 कोटी ईव्हीएम मशीन मधून त्यांना वोट मिळाले, तेव्हा त्यांनी सरकार बनवली. आम्ही 40 कोटी आहोत. आम्ही आमची सरकार या देशामध्ये बहुमताने निवडून आणू शकतो. आम्ही केवळ बेरोजगार या देशामध्ये आपली सत्ता बनवू शकतो. आणि जर आम्ही या देशामध्ये आमची सत्ता बनवली तर मित्रहो, आम्ही डिसाइड करू आम्हाला सरकारी क्षेत्रामध्ये किती रोजगार पाहिजे, किती प्रमाणात पाहिजे, किती टक्क्यांमध्ये पाहिजे, हे आम्ही ठरवू. किती जातीच्या लोकांना किती प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे, किती आरक्षण मिळालं पाहिजे, आम्ही ठरवू. आमच्या मुलांना स्कॉलरशिप किती मिळाली पाहिजे, हे आम्ही ठरवू. आमच्या मुलांच्या भविष्याचा निर्णय आम्ही घेण्यालायक होऊ आणि या देशाची शासनकर्ती जमात बनवू. जे आमच्या महापुरुषांचं स्वप्न होतं, या देशाची आम्हाला शासनकर्ती जमात व्हायचं आहे. ही क्रांती भारतीय बेरोजगार मोर्चाच्या माध्यमातून, या बेरोजगार जोडो यात्रेच्या माध्यमातून होऊ शकते. आणि त्यामुळे मित्रहो, आपण सर्वांनी या बेरोजगार जोडो यात्रेमध्ये सहभागी झालं पाहिजे आणि या भारतीय बेरोजगार मोर्चामध्ये, भारतीय युवा मोर्चामध्ये तनमन धनाने सहभागी होऊन राष्ट्रीय स्तरावर त्याची ताकद वाढवण्याचं काम केलं पाहिजे. एक शेवटचा आणि महत्त्वाचा तुम्हाला सांगतो
जर आमची सर्वात मोठी समस्या बेरोजगारीची लायक प्रतिनिधी निवडून न जाणे असेल तर त्याच्या मागे सुद्धा सर्वात मोठं कारण आहे ईव्हीएम मशीन. खूप मायक्रो लेवलला जाऊन तुम्हाला एक गोष्ट समजावून सांगत आहे, लक्षात घ्या, खूप गंभीर बाब आहे की ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून तुमचं जे वोट चोरी केलं जात आहे. आपल्याला असं वाटत आहे की या देशामध्ये लोकशाही अजूनही जिवंत आहे. लोकशाही कधीच मेलेली आहे, लोकशाही कधीच संपलेली आहे, 2004 मध्येच संपलेली आहे. ज्यावेळी भारतामध्ये ईव्हीएम मशीनचा वापर पहिल्यांदा केला 2004 मध्ये, तेव्हाच देशामध्ये लोकशाही संपलेली आहे. परंतु तुम्हाला हे सांगण्यासाठी की लोकशाही अजूनही जिवंत आहे म्हणून आणि ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून केवळ बटन दाबण्यापुरती लोकशाही जिवंत ठेवलेली आहे. खूप मायक्रो आणि गंभीर बाब तुम्हाला सांगत आहे की बटन दाबण्यापुरती लोकशाही या भारतामध्ये जिवंत ठेवलेली आहे, जेणेकरून तुम्हाला असं वाटावं की आम्ही निवडून देतोय, तुम्हाला असं वाटावं की आम्ही निवडून देतोय. यासाठी ईव्हीएम मशीन आणलेली आहे आणि लोकशाही अशा माध्यमातून जिवंत ठेवलेली आहे. आणि खरं तर लोकशाही संपलेली आहे. म्हणून बेरोजगार तरुणांना जे दिवसाला 38 बेरोजगार आत्महत्या करतायत, मी त्यांना, या बेरोजगार तरुणांना आवाहन करतो की आत्महत्या करण्यापेक्षा ईव्हीएमची हत्या करा. आत्महत्या करण्यापेक्षा या ईव्हीएमची हत्या करा. या देशामध्ये तुमची बेरोजगारी सुटून जाईल. कोणती गोष्ट फुकटात होत नसते, कोणती गोष्ट फुकटात होत नसते. क्रांती होण्यासाठी आपल्याला तनमन धनाने आपला वेळ, पैसा, बुद्धी, श्रम, हुनर लावावा लागतो. कुठलीच गोष्ट फुकट मिळत नसते. तर हे जे आमचे युवा बांधव आहेत, मी त्यांना आवाहन करतोय की या समाजामध्ये आम्हाला जर क्रांती आणायची असेल तर आम्हाला आमची जवानी, आमच्या जवानीचा वेळ, आमची बुद्धी, आमचा पैसा या समाजासाठी खर्च केला पाहिजे. मी दादर विरार प्रवास करतो. दादर विरार प्रवासाची मेंटॅलिटी, माझं लोकांची मेंटॅलिटी काय यातून तुम्हाला समजेल मला काय सांगायचं. विरार ट्रेन पकडताना दादरवरून जी लोक चढतात ती फक्त एवढाच विचार करतात की मला सीट कशी भेटेल, मला बसायला कसं भेटेल, सीट कशी भेटेल, यासाठी आटापिटा करतात आणि भरभर ट्रेन मध्ये चढतात. त्या क्राऊड मेंटॅलिटी मध्ये मी सुद्धा कधी सामील झालो, मलाच कळालं नाही. म्हणजे सीट मला मिळाली पाहिजे, दुसरा 1 तास विरार पर्यंत उभा राहिला तरी चालेल. ही मेंटॅलिटी घेऊन आम्ही सगळे जगत आहोत. मला भेटलं बस झालं, त्याला नाही भेटलं मी काय करू, त्यात माझी काय चूक आहे. ही मेंटॅलिटी घेऊन आम्ही जोपर्यंत जगू तोपर्यंत आमच्या पिढीचं आणि आमच्या समाजाचं नुकसान होत राहणार आहे. त्यामुळे आम्हाला ही मेंटॅलिटी सोडावी लागेल. दादर विरार मेंटॅलिटी सोडावी लागेल. आम्हाला आमच्या समाजाचा विचार करावा लागेल. अरे जर मला 25,000ची नोकरी भेटली तर माझ्या भावाला निदान 15,000ची तर मिळाली पाहिजे. यासाठी तरुणांनी पुढाकार घेतला पाहिजे आणि बेरोजगारी या देशावरचा जो कलंक आहे तो आम्ही सर्वांनी तरुणांनी पुढे येऊन तो कलंक मिटवला पाहिजे, असं मी या बेरोजगार जोडो यात्रेच्या माध्यमातून तुम्हा सर्व तरुणांना आवाहन करतो आणि इथेच थांबतो. माझं बोलणं ऐकून घेतलं त्याबद्दल आभार. जय भीम, जय भारत. धन्यवाद मान्य राकेश गायकवाड़ सर. त्यानंतर मैं उसके बाद मैं अनुरोध करता हूँ क्या विक्की बेलखोड़े सर, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय बेरोजगार मोर्चा, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आए और अपने बेरोजगार जोड़ो यात्रा के ऊपर अपने 2 शब्द रखे. माननीय विक्की बेलखोड़े सर, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय बेरोजगार मोर्चा, नई दिल्ली. धन्यवाद संचालक महोदय. साथियों, भारतीय बेरोजगार मोर्चा इस संगठन के माध्यम से बेरोजगार जोड़ो यात्रा का अभियान आज 12 तारीख को मुंबई से शुरू हो रहा है. यह बेरोजगार जोड़ो यात्रा के पहले हमने एक स्तर का कार्यक्रम चलाया जो कि बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम था और यह बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम की भी शुरुआत
यह अब 1 अप्रैल को आज़ाद मैदान से शुरू हुई और भारतीय बेरोजगार मोर्चा इस संगठन को काम या धंधा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रमों का नियोजन नहीं किया जा रहा है। यह कार्यक्रम करने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य और मकसद है। साथियों, जिस प्रकार से मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार इस देश में प्रतिदिन 38 विद्यार्थी सुशिक्षित युवा बेरोजगारी की समस्या के कारण आत्महत्या कर रहे हैं और यह सभी जो युवा है यह बहुजन समाज से आते हैं। और अगर यह 38 विद्यार्थी युवा आत्महत्या कर रहे हैं तो दूसरा प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है, तो इनके आने वाले जो परिवार है, यह जो आत्महत्या करने वाले जो विद्यार्थी है, इनके माँ बाप, इनका परिवार भी भविष्य में आत्महत्या, सामूहिक आत्महत्या करने के लिए अग्रसर हो रहा है। इस परिस्थिति में हमारे समाज के संगठन की क्या भूमिका है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जब इसका चिंतन और मनन किया तो 2 बातें हमारे सामने आई। नंबर 1 कि हमारे देश का विद्यार्थी युवा बेरोजगारी समस्या को अपनी आर्थिकता से जुड़ा हुआ मामला समझता है, लेकिन बेरोजगारी यह आर्थिकता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जिस प्रकार से इस पत्रक के ऊपर में काफी सारे मुद्दे लिखे हुए हैं और देश के कई लोगों ने हमसे संपर्क किया कि हम आपके इस मिशन के साथ में जुड़ना चाहते हैं क्या, लेकिन हमें इस मिशन से जुड़ने के बाद में रोजगार मिलेगा, काम या धंधा मिलेगा। इसका मतलब देश में जो विद्यार्थी युवा है उसको ऐसा लग रहा है बेरोजगारी यह आर्थिकता से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन हमारे विश्लेषण के बाद में एक बात सामने आई कि 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में लोकतंत्र नहीं था। इसका मतलब हमारे समाज में हमारे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं था। तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान निर्माण हुआ, उस संविधान के माध्यम से हमारे देश में लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ। लोकतंत्र यानी क्या कि इस देश में जितने भी जाति समूह के लोग रहते हैं, उन जाति समूह के लोगों को संख्या के अनुपात में इस देश को चलाने के लिए प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो हमें प्रतिनिधित्व संख्या के अनुपात में अगर मिलता है तो यह लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है। लोकतंत्र की जो 4 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इन चारों पिलर पर हमें हमारी संख्या के अनुपात में क्या होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए, तभी तो लोकतंत्र जीवित रहेगा। और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जो आंदोलन चलाया कि हमारे इस देश के बहुजनों को हमें शासन करती जमात बनाना है, तो शासन करती जमात लोकतंत्र जीवित रहने के आधार पर ही बन सकती है। तो बेरोजगारी यह क्या मामला है, तो बेरोजगारी यह लोकतांत्रिक व्यवस्था से, प्रतिनिधित्व से वंचित रखने का मामला है। इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या करने का मामला ही बेरोजगारी निर्माण करना है। हमारे समाज के विद्यार्थियों को लगता है कि यह आर्थिकता से जुड़ा हुआ मामला, यह आर्थिकता से जुड़ा हुआ मामला नहीं, यह लोकतंत्र को खत्म करने का मामला है। जब लोकतंत्र को अगर खत्म करने का मामला है तो इनडायरेक्टली संविधान को खत्म करने का मामला है, क्योंकि संविधान लोकतंत्र प्रस्थापित करता है। और संविधान को अगर खत्म करने का मामला है तो 26 जनवरी 1950 के बाद में हमारे समाज में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, अधिकारी और कर्मचारी वर्ग निर्माण हुआ। इतना ही नहीं तो हमारे समाज में नेता वर्ग निर्माण हुआ। यह सारे वर्ग को खत्म करने का मामला ही बेरोजगारी निर्माण करना है। तो साथियों, हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि 38 विद्यार्थी, सुशिक्षित विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मतलब दूसरा यह मामला है कि समाज का मनोबल खत्म किया जा रहा है। आत्महत्या करना यानी क्या, तो समाज में निराशामय वातावरण तैयार करना। और निराशावादी लोग ही क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, अपने जवानी में आंदोलन चलाया, तब जाकर आज सुखी संपन्न समाज हमारा निर्माण हुआ। लेकिन वर्तमान के युवाओं को आत्महत्या करने के लिए अगर तैयार किया जा रहा है, इसका मतलब हमारे समाज का मनोबल खत्म करने के लिए समाज को सामूहिक आत्महत्या करने के लिए तैयार किया जा रहा है। साथियों, इस 2 बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से हमने निर्णय लिया कि यह
होने की हमारी महत्वपूर्ण समस्या है कि बेरोजगारों का राष्ट्रीय स्तर पर कोई संगठन नहीं है। इसीलिए बेरोजगारों का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना होगा। नंबर 1, उसके लिए क्या करना होगा? तो जो मनोबल गिराया गया है हमारे विद्यार्थी युवाओं का, उन लोगों का मनोबल खड़ा कर इन 38 विद्यार्थी युवाओं की संख्या शून्य कर इनको अपने संविधान को बचाने के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार करना होगा। इसीलिए साथियों, समाज के विद्यार्थियों का, युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से आंदोलन चलाया गया। दूसरा, हम बेरोजगारों की राष्ट्रव्यापी शक्ति निर्माण करना चाहते हैं और राष्ट्रव्यापी शक्ति निर्माण करने के बाद में इस जनशक्ति का उपयोग हम हमारी समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत हमने 1 अप्रैल 2023 से जो आजाद मैदान है वहां से बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम किया। वो इसलिए किया गया था कि हमारे समाज के विद्यार्थियों को, जो बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे, जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिखो तुम इस देश की शासन करती जमात हो, उन जमात में शासन करने की सोच पैदा करने के लिए हमने बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम किया। यह दूसरे फेज का कार्यक्रम है। हम राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगार जोड़ो यात्रा के माध्यम से युवाओं को जोड़कर हम शासन करती जमात बनना चाहते हैं। उसकी यह पूर्व तैयारी है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अगली कड़ी में माननीय अध्यक्षीय मार्गदर्शन करने के लिए हमारे सिद्धार्थ पुरिये सर आप सभी को जानकारी देंगे। इस उपलक्ष्य में मैं अपनी बात को इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विखे बेलकोरे सर, राष्ट्रीय संयोजक। उसके बाद इस भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से जो बेरोजगार जोड़ो यात्रा हमें जो दूसरा चरण आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, इस बेरोजगार जोड़ो यात्रा का समापन करने के लिए और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय सिद्धार्थ मौर्य सर, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय बेरोजगार मोर्चा नई दिल्ली। इनसे अनुरोध करता हूँ कि आए और अपने 2 शब्द इस बेरोजगार जोड़ो यात्रा के संदर्भ में रखें। माननीय सिद्धार्थ मौर्य सर। भारतीय बेरोजगार मोर्चाचा धन्यवाद साथियों, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले आज मुंबई शहर से हम लोगों ने बेरोजगार जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया और यह यात्रा आज मुंबई से शुरू होगी और 21 जून तक लगातार 11 राज्यों में ये यात्रा जाएगी। केवल ये मुंबई का नहीं है, यहाँ से अब शुरू होगी और ये 21 जून तक 11 राज्यों में ये यात्रा जाएगी। तो यात्रा निकालने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? साथियों, 2013 में एक रिपोर्ट छप करके आई थी कि 2013 के दौरान इस देश में एलपीजी नाम का जो कानून 1991 में लाया गया और उस कानून से इस देश में प्राइवेटाइजेशन को अथॉरिटी दे दी गई गवर्नमेंट के द्वारा कि सभी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में डाला जा सकता। जिस वक्त ये प्राइवेटाइजेशन लागू किया गया उस वक्त देश में बेरोजगारी मात्र 1% से कम थी, मगर 2013 आते आते उसी प्राइवेटाइजेशन की वजह से देश में बेरोजगारी 5% से ऊपर पहुंच गई। जब देश में बेरोजगारी 5% से ऊपर पहुंच गई तो 2014 का जब चुनाव आया तो नरेंद्र मोदी ने आपको वादा किया था, युवाओं को, इस देश के युवाओं विद्यार्थियों को वादा किया था कि हमारी सरकार 2014 की बनेगी तो हम प्रत्येक साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। ये वादा किया था। जिस नरेंद्र मोदी ने हमारे युवाओं के साथ वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसी नरेंद्र मोदी ने 2017 के पहले 2016 में
जब देश में जीएसटी और नोटबंदी जैसी योजना लाई गई तो 2017 की एक रिपोर्ट सीएमआई की एक रिपोर्ट छप करके आया। सीएमआई की रिपोर्ट छप करके देश में आया कि 2017 के दौरान ये रिपोर्ट आया कि जिस नरेंद्र मोदी ने आपको वादा किया था कि हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसी नरेंद्र मोदी ने 15 लाख नौकरियां समाप्त कर दिया। ये 2017 की रिपोर्ट थी। मगर इसी रिपोर्ट का फिर बाद में एक और रिसर्च आया। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी इस देश में है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने 2018 के दौरान एक रिपोर्ट लेकर के आया कि जिस नरेंद्र मोदी जी ने आपको वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसी नरेंद्र मोदी ने 50 लाख नौकरियां समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद 2018 दिसंबर की एक रिपोर्ट सीएमआई की आई। वो पेपर में आप ऑनलाइन देख सकते हो। 2018 की उस सीएमआई की रिपोर्ट ने कहा कि जिस नरेंद्र मोदी ने आपको वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसी नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां समाप्त कर दिया। जब नौकरियां समाप्त कर दिया तो देश में भयंकर परिस्थितियां निर्माण हो गई। और ये जो नौकरियां समाप्त हुई उसकी वजह है इस देश में प्राइवेटाइजेशन ले आना। और प्राइवेटाइजेशन की वजह से साथियों, नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव के वक्त देश की जनता को यही कहते थे कि भारत मेरी माँ, और भारत मेरी माँ है, भारत माँ को बिकने नहीं दूंगा। मगर उसी नरेंद्र मोदी ने जिसने सौगंध खाया था, सौगंध है इस मिट्टी का, मैं भारत माँ को बिकने नहीं दूंगा, उसी नरेंद्र मोदी ने 348 कंपनियों को 27,000 विदेशी कंपनियों को दे दिया। इस देश की भारत माँ की रक्षा करने वाला सुरक्षा कर्मी, पुलिस विभाग, सीआरपीएफ का नौजवान, आर्मी विभाग, थल सेना, वायु सेना, सारी सेनाओं को नरेंद्र मोदी ने इजराइल कंपनी के हाथ ट्रेनिंग देने के लिए दे दिया। शायद आपको पता नहीं होगा, उसने दे दिया। जब दिया तो द वार नाम का एक अखबार है, उस अखबार की एक रिपोर्ट छप करके अब फरवरी माह में 2023 में आई सोशल मीडिया में। द वार नाम का अखबार कहता है कि 2018 से लेकर के 2022 के बीच मात्र 5 साल के अंदर ये नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से इन्होंने सीआरपीएफ के 50,155 नौजवानों ने नौकरी छोड़ दी। जो इस भारत माँ की रक्षा करने वाला सीआरपीएफ का नौजवान था, जो इस देश का रक्षक है, इस देश का पुलिस विभाग है, उसको इतना ज्यादा इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में डालना शुरू कर दिया कि सीआरपीएफ के नौजवान नौकरी छोड़ने को कबूल कर लिए। और 50,155 नौजवानों ने नौकरी छोड़ दी। उस नौकरी छोड़े हुए नौजवानों में से उससे भी भयंकर बात सामने आई कि 654 नौजवानों ने आत्महत्या कर लिया। इसका मतलब इस देश का भारत माँ की रक्षा करने वाला नरेंद्र मोदी जिसे कहता था कि ये भारत माँ को हम बिकने नहीं देंगे, वही नरेंद्र मोदी ने इस देश के सार्वजनिक सभी कंपनियों को, इस देश के संविधान के दायरे में चल रही जितनी भी सार्वजनिक संस्थानें थी, उस संस्थानों को बेचने का काम किया। और बेचने की वजह से आज हमारे देश का, जो इस देश का सेवक है, जो इस देश की सुरक्षा करने वाला, अपने जी जान लगा करके हमें सुरक्षा देता है, वो आज आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। जब मजबूर हो गया तो हमने सोचा जिस मुद्दे को लेकर के इस देश में हमारे वोटों से चुन करके गए हुए इस देश के आमदार खासदार, जिनको संसद में चर्चा करना चाहिए, जिनको विधानसभा में चर्चा करना चाहिए, मगर वो आमदार खासदार इस देश के युवाओं के साथ धोखेबाजी हो रही है, इस देश के साथ धोखेबाजी हो रही है, चर्चा नहीं कर रहे हैं,
जब चर्चा नहीं कर रहे हैं तो हमने तय किया जिसका काम चर्चा करना था अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम इस देश के मुर्दे औलाद नहीं है, हम इस देश के जिंदे औलाद है। इसलिए हम देश में यात्रा निकालेंगे और खुद चर्चा का विषय बनाएंगे। इसलिए हमने बेरोजगार या जोड़ो यात्रा निकाला, इसलिए निकाला। नहीं तो हमें हमारी जरूरत नहीं है, या हमें ऐसा कोई नहीं है कि हमें ये बिजनेस है, ये बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि एक रिपोर्ट सामना नाम का अखबार की एक रिपोर्ट आई फरवरी माह में। वो सामना नाम का अखबार की रिपोर्ट आई कि देश में 20 करोड़ नौजवान ऐसे हैं जो भूखमरी के शिकार है, वो खाली पेट रात को सोने को मजबूर है। इसका मतलब आप समझे, ये जो 20 करोड़ लोग नौजवान इस देश में भूखमरी के शिकार बन गए हैं, ये मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है, सामना नाम का अखबार की रिपोर्ट है। फरवरी माह में आपने एडिट कर लेना, देख लेना है, उस अखबार की रिपोर्ट में ये छप करके आया। इसका मतलब ये 20 करोड़ नौजवान जो आज भूखमरी का शिकार है, कल इसके अंदर इसके शरीर में छोटी सी बीमारी हो जाएगी तो ये बीमारी से इसकी शरीर लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। वही नौजवान, इस देश का 20 करोड़ नौजवान एक साथ सामूहिक नरसंहार करने की परिस्थिति में हो सकता है। ये बेरोजगारी यहाँ तक आपको खड़ा करती है कि आने वाले समय में इस देश में आपका बेटा, आपका नौजवान, आपका रिश्तेदार रोजगार ना मिलने की वजह से उसके पास कोई विकल्प नहीं मिलेगा। वो सोचेगा कि यहाँ पर सड़ने से अच्छा, यहाँ पर घुट घुट कर मरने से अच्छा हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए, ऐसे उसके अंदर विचार आएगा। तो ऐसी स्थिति में इस देश में आत्महत्या बढ़ जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2014 के चुनाव के वक्त, 2019 के चुनाव के वक्त नारा लगाया नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा देश को हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। जिस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का उसने संकल्प लिया था, उसी नरेंद्र मोदी ने आज वर्तमान समय में इसी भारत को आत्महत्या वाला भारत बना करके खड़ा कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। 2022 में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में यही बात सामने स्पष्ट आया कि देश में एक साल में मात्र 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की है। ये पढ़ लो, गूगल पर है, सारा अवेलेबल है। इसलिए साथियों, इतनी भयंकर समस्या निर्माण हो गई है। अगर इतनी भयंकर परिस्थितियां निर्माण हो गई है तो आने वाले समय में ये भयंकर सामना आपके अपने घर में भी करना पड़ सकता है। इसलिए हम आप सभी लोगों से अंतिम अपील करते हुए इस बात को समापन करते हैं कि अभी ये जो यात्रा हम लोगों ने निकाली है, अगर ये यात्रा निकालने के बावजूद भी हमारे वोटों से चुन करके गए आमदार खासदार अगर इस मुद्दे को संसद और विधानसभा में बोलने का काम नहीं करते हैं तो अभी हम यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इन आमदार खासदार के घरों पर मोर्चा लेकर के जाएंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये आमदार खासदार ये लिखित नहीं देते हैं कि हम आपके मुद्दे पर संसद और विधानसभा में बोलेंगे। अगर इसके बावजूद भी आमदार खासदार नहीं बोलते हैं तो आने वाले समय में ये आमदार खासदार जिस भवन में जाते हैं, दिल्ली के संसद भवन में जाते हैं, ये आमदार खासदार ये इसलिए जाते हैं कि हमारे हित के लिए कानून बनाया चाहिए, मगर ये हमारे वोटों से चुन करके गए आमदार खासदार हमारे वोटों से चुन करके जाने के बाद दिल्ली के संसद भवन में जो कानून बनाना चाहिए वो कानून नहीं बनाते हैं। इसलिए आने वाले समय में अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो आने वाले समय में इन्हीं आमदार खासदार जहां पर कानून बनाते हैं उस भवन पर मोर्चा लेकर के जाने का काम करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है। इसके बावजूद भी, अगर इतना करने के बावजूद भी आमदार खासदार लोग हमारे मुद्दे पर बोलने के तैयार नहीं होते हैं तो आने वाले समय में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जायज आंदोलन चला रहे हैं।
हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जायज आंदोलन चला रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1932 में डिमांड किया था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड किए थे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में जाकर के ये गांधी कंपनी के लोगों ने हमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट लाया और ज्वाइंट इलेक्टोरेट की वजह से हमारे समाज में जो वास्तविक प्रतिनिधि पैदा होना चाहिए था वो वास्तविक प्रतिनिधि नहीं पैदा हुआ। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट में उसी वक्त लिखा था कि ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट से आने वाले समय में इस देश में जायज तरीके से ये आपके लोक प्रतिनिधि नहीं जाएंगे, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए शब्द प्रयोग किया था ये समाज के हमारे वोटों से चुन करके गए हुए लोग ये समाज के दलाल और भड़वे होंगे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर 1932 में आमदार खासदारों को दलाल और भड़वे घोषित कर दिया था तो हम बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन चला रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में अगर आमदार खासदार हमारे वोटों को चुन करके गए हुए अगर हमारे मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं होते हैं तो भरी चौराहे पर इनका पुतला लगाएंगे और पुतला में इनके गले में दफ्ती लटकाएंगे और दफ्ती पे लिखेंगे ये समाज का नेता नहीं है, ये समाज का नेतृत्व आमदार खासदार नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में कहा जाए तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में दलाल और भड़वा है, ऐसा घोषित करेंगे। अगर ये काम करने के बावजूद भी नहीं करते हैं तो फिर हम उसी वक्त दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। ये दूसरा प्लेटफॉर्म होगा इस देश में ईवीएम की वजह से ये नाजायज तरीके से चुन करके गई हुई सरकारें ये हमारे युवाओं के विरोध में नीतियां बना रही है। आने वक्त आते वक्त हमारे इस देश में बहुजनों के नायक एक नेता है वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि 2024 तक अगर इलेक्शन कमीशन ईवीएम मशीन पर विचार विमर्श नहीं करता है तो हम इस ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करने की तैयारी में है। अगर वो हमारे बहुजनों के नेता इस काम पर लगे हुए हैं तो हम इस युवाओं विद्यार्थियों बेरोजगारों की हुजूम तैयार करके इस काम के लिए हम भी तैयार हैं और समर्थन जाहिर करते हैं माननीय रोहमन मेश्राम साहब को कि आपके ईवीएम तोड़ने के मुद्दे पर हम भी भारतीय बेरोजगार मोर्चा के लोग सहमत है और तैयार है। इसलिए साथियों आप सभी लोग इस यात्रा में शामिल हुए, आप सभी लोग इस यात्रा के पार्टिसिपेट किए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगले राज्यों में अगले जिलों में जो हमारा ये यात्रा चलेगी वहां आपके जो भी संबंधी है इस यात्रा में जोड़ने के लिए अपील किया जाए। आप सभी लोगों ने हमें अवसर दिया इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सिद्धार्थ महोदय। भारतीय बेरोजगार मोर्चा इन्होंने इस बेरोजगार जोड़ो यात्रा में बेरोजगारी के ऊपर माननीय समय में क्या करने वाले इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से मार्गदर्शन किया और इसके बाद इस कार्यक्रम का जो अंतिम चरण है आभार प्रदर्शन का तो उसके हम चलते हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय विजेंद्र निकालजे सर कि वो आए और बेरोजगार जोड़ो यात्रा का आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद सर। भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा आयोजित बेरोजगार जोड़ो यात्रा आज दिनांक 12 मई 2023 शाम को 4 बजे से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान चेंबूर से और उसका समापन मातोश्री रमाबाई खेल मैदान यहाँ पे हो रहा है। साथियों इस रैली में इस यात्रा में जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया माननीय राकेश गायकवाड़ राष्ट्रीय संयोजक भारतीय युवा मोर्चा नई दिल्ली, माननीय विकी बेलकोडे सर राष्ट्रीय संयोजक भारतीय बेरोजगार मोर्चा नई दिल्ली, माननीय श्रद्धा जयस्वाल मैडम भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र, प्रसाद वावुळे सर कार्याध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा महाराष्ट्र, माननीय अमल बोराडे सर संपर्क महासचिव भारतीय बेरोजगार मोर्चा महाराष्ट्र, माननीय श्रीकांत दादा ओवळ प्रदेशाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी महाराष्ट्र और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिन्होंने की माननीय सिद्धांत मौर्य सर राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय बेरोजगार मोर्चा नई दिल्ली। साथ ही इस प्रोग्राम में हमें जो सिक्योरिटी दी वो पुलिस प्रशासन उनका देखिए मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। मातोश्री
मातोश्री रमाबाई उत्कर्ष संघ इन्होंने ये जो मैदान हमें उपलब्ध करके दिया उनका भी मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, माननीय श्रीदान जो सूत्र संचालन किया माननीय दुर्गेश मौर्य सर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, माननीय सिद्धांत मौर्य सर के माध्यम से अभी जो नेक्स्ट चरण है, जो आने वाला जो चरण है, आमदार और खासदार इनके घरों और संसद और विधानसभाओं को घेराव करने का, आप सभी को आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। आने वाले जो चरण है उस चरण में आप सभी साथी सहभागी होंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा है। ये प्रोग्राम अध्यक्ष की ओर से यही खत्म होता है, यही समाप्त होता है, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।